हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है हमारी धरती पे हमारे चारों तरफ, और उसमें किस तरह के वन्य जीव पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य वैसे पेड़ पौधों से है जो पूरी तरह अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते बढ़ते हैं और उनके उगने और बढ़ने में मनुष्य का किसी प्रकार से हाथ नहीं रहता है। जो बहुत सारे जो प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं वो अपने आप ही उगते और बढ़ते हैं। उन उसकी देख रेख मनुष्य को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मनुष्य जो है क्या करता है, फसलों और बागीचों को उगाता है, उसमें मनुष्य की बहुत ज़्यादा देख रेख लगी होती है। तो वनस्पति तो कहलाएंगे, किंतु प्राकृतिक वनस्पति हम इन्हें नहीं कहते हैं। फसलों और बागीचों को हम प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहते हैं, बस वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वो होते हैं जो खुद ही उगते हैं, क्योंकि जो कृषिगत फसलें हैं, फलों के बागीचे हैं, मनुष्य द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राकृतिक है वो खुद ही उगते हैं और खुद ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो उगने और बढ़ने में जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें मनुष्यों का कोई हाथ नहीं होता। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारा देश जो भारत है उसमें 47,000 विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, और भारत जो है जैव विविधता के मामले में 10वें स्थान पर है और एशिया में चौथे स्थान पे। तो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हमारा जो भारत देश है वो 10वें स्थान पे है जैव विविधता के मामले में, और चौथे स्थान पे है किसमें, एशिया में। भारत में फूलों के 15,000 पौधे पाए जाते हैं, जो कि विश्व के 6% है। और उसके बाद जो है यहाँ पे भारत में लगभग 89,000 प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जिसमें कि ताज़े पानी की और समुद्री मछलियाँ पाई जाती हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उनसे ढके हुए जो, और उसमें झाड़ियाँ झाड़ियाँ होती हैं। वृक्ष ऊंचे ऊंचे होते हैं और नीचे जो है झाड़ियाँ होती हैं, ढके हुए विशाल क्षेत्र को ही हम वन कहते हैं। वन क्या होते हैं, जहाँ पे ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं और नीचे झाड़ियाँ ऐसे ढकी रहती हैं। ऐसे वृक्ष हो गए और यहाँ पे झाड़ियाँ इनको ढके रहती हैं, झाड़ियाँ ढके रहती हैं, ये वन होते हैं। भारत में प्राचीन समय से वनों का बहुत महत्व रहा है। जैसे दंडकारण्य वन है, वृंदावन, नंदन कानन वन, नंदन वन है, कानन वन है। ये बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध हैं, जो जो मुनियों की तपोभूमि रहे हैं, जहाँ भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं घटित हुई हैं। तो हमारे भारतीय संस्कृति में पता है वृक्षों को पूजा जाता है। वेदों में वनों को समस्त सुखों का आधार माना गया है। अनेक धर्म ग्रंथों में वृक्ष को पुत्र तुल्य माना गया है। तो वृक्षों को पुत्र तुल्य माना जाता है। वृक्ष जो है इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से, हमारी भारतीय संस्कृति में। तो शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष में जो है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो हुई, कृषि के लिए खेतों की बढ़ती हुई मांग, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी तो वहाँ पे ज़्यादा कृषि की आवश्यकता हुई। ज़्यादा कृषि की आवश्यकता हुई तो कहाँ से पूरी हुई, वनों को कटाई होने लगी, ईंधनों की मांग बढ़ गई, शहरीकरण होने लगा तो ज़्यादा शहर बड़े बड़े बनने लगे, ज़्यादा उद्योग कंपनियां खुलने लगी, ज़्यादा रोड बनने लगे, घर बनने लगे, स्कूल और हॉस्पिटल बनने लगे। तो इससे शहरीकरण हुआ, इससे औद्योगिकरण हुआ, तो इससे वनों की कटाई जो है क्या हुआ, बढ़ गया। भूमि की आवश्यकता पड़ी, इसके लिए वन को लोग काट देते थे। तो इससे बाढ़ों का प्रकोप बढ़ा, दावानल का जो है प्रकोप आदि के कारण वनों की काफ़ी क्षति हुई। तो यहाँ पे देखिए वनों की कटाई क्यों होने लगी शताब्दी के प्रारंभ में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वनों की बहुत कटाई हुई, क्योंकि ईंधन की मांग बढ़ गई, शहरीकरण होने लगा, औद्योगिकरण होने लगा। तो इस तरह से मैदानी क्षेत्र में घनी जनसंख्या के कारण जो है वन अब नाम मात्र के रह गए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत में वनस्पति और वन्य प्राणी में इतनी विविधता जो है निम्नलिखित भौगोलिक कारणों से पाई जाती है। हमारा जो भारत है इसमें बहुत ज़्यादा भौगोलिक विभिन्नता पाई जाती है। तो इसमें जो भौगोलिक भिन्नता है उसके कारण क्या है, भूभाग का स्वरूप है। तो यहाँ पे भूभाग में बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। जैसे वनस्पति के प्रकार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव, बहुत सारे टाइप के वनस्पति पाए जाते हैं। ऐसा कैसे होता है, क्योंकि पहाड़ रहेंगे वहाँ पे अलग तरह की वनस्पति रहेगी, पठार पे अलग तरह की, मैदानी भागों में अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। और हमारे भारत की जो भूमि है वहाँ पे पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है। पहाड़ का धरातल का भी उबड़ खाबड़ है, ऊंचा दुर्गम होता है।
इसलिए इस पर जो है अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, पहाड़ पे पठार अपेक्षाकृत कम ऊंचे रहते हैं और धरातल जो है क्या मैदानी भाग जो है एकदम समतल रहते हैं। तो यहाँ पर अलग किस्म की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो मैदानी भाग का धरातल जो होता है समतल होता है, अतः जो मैदानी भाग होता है वहाँ पे मानव बसाव ज़्यादा आसान होता है, इसलिए वहाँ पे मानव जनसंख्या ज़्यादा होती है। लोग कृषि कार्य में बस्तियों के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों को काट कर साफ कर देते हैं, इसलिए मैदानी भागों में प्राकृतिक वनस्पति का सर्वथा अभाव पाया जाता है। मिट्टी यहाँ पे देखेंगे तो मिट्टी की अलग अलग किस्में भी वनस्पति को प्रभावित करती हैं। तो राजस्थान में बलुई मिट्टी होती है और यह विशेष कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। वहीं गंगा डेल्टा प्रदेश में जहाँ दलदल है वहाँ खास किस्म के वृक्ष सुंदरी पर्वतीय भागों में अधिक ऊंचाई पर वृक्ष वन पाए जाते हैं। पथरीली मिट्टी में के क्षेत्र में संकुल वन पाए जाते हैं, इसे सुंदर वन कहते हैं। अब देखिए सुंदर वन जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, जो पथरीली मिट्टी के क्षेत्र में संकुल वन पाए जाते हैं उसे ही सुंदर वन कहते हैं। अब जलवायु देख लेते हैं तो वनस्पतियों में इतनी भिन्नता क्यों पाई जाती है। यहाँ का भूभाग कुछ ऐसा है, मिट्टी भी हर एक जगह की अलग अलग है। जो गंगा के मैदानी भाग है वहाँ डेल्टा प्रदेश है, दलदल मिट्टी है, कहीं पे बलुई मिट्टी है, कहीं दलदल है, कहीं पे पथरीली है। तो अलग अलग जगहों की मिट्टी भी अलग है। तापमान में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन, जलवायु देखते हैं तो तापमान में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है हमारे देश के तापमान में। तो वनस्पतियों की विविधता इससे प्रभावित होती है। हिमालय पर्वत पे इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हिमालय पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, उसी के साथ साथ पेड़ पौधों की किस्म भी बदलती जाती है। जहाँ तापमान अत्यंत कम होता है वहाँ पौधे उग ही नहीं पाते हैं। वनस्पति खंड हो गया तो उष्ण हो गया, उपोष्ण हो गया, शीतोष्ण हो गया, अल्पाइन हो गया। औसत वार्षिक तापमान डिग्री में 24 डिग्री से अधिक है, 17 से 24। ये देखिए यहाँ पे जो है जो उष्ण कटिबंधीय जो खंड है वहाँ पे 24 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पाया जाता है। उपोष्ण में 17 से 24 के बीच में, शीतोष्ण जगहों पे 7 से 17 के बीच में और अल्पाइन में 7 से कम पाया जाता है। जनवरी में औसत तापमान इनका कितना रहता है? उष्ण में इतना रहेगा, उपोष्ण में इतना, शीतोष्ण में 18 से अधिक। कोई पाला नहीं, पाला कभी कभी पाला कभी बर्फ होता है। इसी तरह से सूर्य का प्रकाश जो है वनस्पति की विविधता को प्रभावित करता है। सूर्य की प्रकाश की अवधि कितने देर तक जो है पौधों पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, और जो सूर्य का प्रकाश है उसमें तिरछापन है या सीधे सीधे पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में अधिक सूर्य का प्रकाश मिलने का पेड़ पौधे अधिक बढ़ते हैं। वर्षण जो है वर्षा की मात्रा वनस्पति को नहीं उपलब्ध, जैसे वर्षा की मात्रा वनस्पति को नमी उपलब्ध कराती है। हम अच्छी तरह जानते हैं वनस्पति के उगने में नमी का क्या महत्व है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती या बढ़ती है वैसे वैसे वनस्पति में परिवर्तन होता है। पूर्वोत्तर राज्य में जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ अत्यंत सघन वनस्पति सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी घाट पर्वत की पूर्वी ढलान जो वृष्टि छाया में पड़ता है वहाँ वनस्पति की सघनता और वह उसका प्रकार एवं ऊंचाई भी सभी प्रभावित होते हैं। इसी तरह गंगा के मैदान में जैसे जैसे हम पूर्व की पश्चिम की ओर बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा में उसकी अवधि घटती जाती है। वनस्पति की सघनता, वृक्षों की ऊंचाई उसके किस्मों पर देखने को मिलता है। बच्चों, आपने कभी सोचा वन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वन जो है बहुत सारे कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वातावरण की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। वन जो है ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगा और ये वातावरण की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वनों में ही ज़्यादा रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके खाना बनाते हैं और उसके बाद जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उससे हमारे जो वन्य जीव हैं और जो मनुष्य है उसको शुद्ध ऑक्सीजन मिल पाता है। वन जो है यही वर्षा को आकर्षित करते हैं, मृदा के अपरदन को रोकते हैं, पत्तियों जो पत्तियां होती हैं उससे खाद बनता है, इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। और भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य है जो वनों के द्वारा होता है। तो वन हमें कौन कौन से उत्पाद उपलब्ध कराते हैं? कीमती लकड़ियाँ, जलावन, पशुओं का चारा, शहद, कत्था, ये सारी चीज़ें हमें वनों से ही प्राप्त होती हैं। जड़ी बूटियाँ आदि इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के वन प्राणियों के लिए निवास स्थान प्रदान करते हैं।
परियोजना, अभी इसमें जो है ये हम परियोजना कार्य प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन हम चैप्टर पहले कंप्लीट करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीवों का वितरण काफ़ी हद तक भौतिक दशाओं एवं जलवायु से प्रभावित होता है। वन खास किस्म की वनस्पति खास किस्म के प्राणी जगत को संरक्षण देते हैं। जब किसी जगह की वनस्पति बदल जाती है तो वहाँ के रहने वाले जीव जंतुओं प्रभावित करती है, उनकी संख्या तथा किस्म बदल जाती है। किसी भी जगह के पेड़ पौधे जीव जंतु भौतिक वातावरण से संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अतः ये तीनों आपस में मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है। मनुष्य को जब वनों को जब अपने लाभ के लिए काटता है तो वह पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव लाता है तथा अपने भौतिक वातावरण की गुणवत्ता में गिरावट लाता है। इससे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, जीव जंतु, कई प्रकार की प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं और लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, प्राणियों के लुप्त होने से मानव जीवन किस प्रकार से खतरे में है, इसे पता करना है हमें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, पृथ्वी पे पेड़ पौधे हैं, जीवों का वितरण काफ़ी हद तक भौतिक दशाओं पे और जलवायु से प्रभावित होता है। तो वन खास किस्म की वनस्पति खास किस्म के प्राणी जगत को संरक्षण देता है। जब किसी जगह की वनस्पति बदल जाती है तो वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं को प्रभावित करती है, उनकी संख्या किस्म भी बदल जाती है। ठीक है, तो किसी भी जगह के पेड़ पौधे, जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे से भी संबंधित होते हैं, अतः ये तीनों आपस में मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये तीनों आपस में मिलकर जो है क्या करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में क्या क्या होते हैं, किसी भी जगह के पेड़ पौधे, जीव जंतु और भौतिक वातावरण। पेड़ पौधे, जीव जंतु, भौतिक वातावरण अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तीनों आपस में मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे जीवोम क्या होता है। पृथ्वी पर खास किस्म वाले जो वनस्पतियाँ होती हैं, जगत एवं प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है, एक खास किस्म वाले जो वनस्पति और जगत है और प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को ही हम जीवोम कहते हैं। तो वनस्पति जगत और प्राणी जगत का जो वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र जो है, जहाँ का भौतिक वातावरण, वनस्पति जगत, प्राणी जगत मिल के जो जीवन को उत्पन्न करता है, उसे जीवोम कहते हैं। यहाँ पे मानसून जीवोम, मरुस्थली जीवोम, विश्वत रेखीय जीवोम, ये 3 तरह के जीवोम हो गए। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी टाइप हैं कुछ जीवोम के। इन सभी प्रकार के जीवों में खास किस्म की वनस्पति एवं खास किस्म के प्राणी एक दूसरे से अंतर संबंधित, ये सभी पृथ्वी के एक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में तापमान, वर्षा, धरातल की विविधता पाई जाती है, इसलिए यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों में भिन्नता पाई जाती है। तो तापमान में बहुत भिन्नता पाई जाती है, वर्षा में बहुत भिन्नता पाई जाती है, धरातल में भिन्नता पाई जाती है, तो वनस्पतियाँ भी भिन्न हो जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव और डेल्टाई वन। तो मेनली जो है 5 तरह के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती हो गए, उष्णकटिबंधीय कटीले वन हो गए, झाड़ियाँ, और पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, यहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और यहाँ की क्या टेम्परेचर कितना होता है, बारिश कितनी होती है, सारी चीज़ें। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ मोटे तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। असम के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा बहुत थोड़े समय के लिए ऋतु शुष्क होती है। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा, ऊंचे तापमान के कारण वृक्ष काफ़ी अधिक होते हैं। इनकी ऊंचाई जो है 60 मीटर तक ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं तथा ये सघन वन के रूप में विकसित होते हैं। इसके कारण यहाँ सूर्य प्रकाश धरातल पर नहीं पहुँच पाता। सूर्य प्रकाश पाने की होड़ में वृक्ष की सघनता, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है।
प्रकार की लताएं वृक्षों से लिपटी रहती हैं। धरातल विभिन्न प्रकार की झाड़ियों से आच्छादित रहता है। इस प्रकार के वनों एक जगह से दूसरे जगह जाने में कठिनाई होती है। वृक्ष भी अपने पत्ते एक ही बार और एक ही समय पर नहीं गिराते, बल्कि थोड़ा थोड़ा हर समय गिराते रहते हैं। ठीक है, तो पूरे साल में कभी भी यहाँ पतझड़ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके पत्ते गिरते रहते हैं, इसलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। वृक्ष जो है हर समय पत्तियों से लदे रहते हैं। तो जो 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 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उसमें वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और यहाँ पे पत्ते एक ही बार पूरे नहीं गिरते हैं, थोड़े थोड़े करके पत्ते हमेशा गिरते रहते हैं। अब यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो मुख्य जो पौधे पाए जाते हैं वो हैं रोजवुड है, सिनकोना, अबनुस है और बांस है। ये जंगल में वृक्ष सघन ऊंचे होते हैं, अतः एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर फंदा फादने वाले जानवर, लंगूर, बंदर, इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति कहाँ पे कौन सी है। अब यहाँ पे देखिए जो ब्लैक है ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये हमारा पूरा हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये देख सकते हैं पूरी तरह जो पूर्वी हिस्सा है यहीं पे है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये जो है स्क्वायर वाला, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये हो गया। तो देखिए जो ईस्ट का हिस्सा है, जो ईस्ट है ना, यहीं पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसमें असम का कुछ ऊपरी हिस्सा हो गया, और ये तो देख सकते हैं। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, यहाँ पे पाए जाते हैं। यह जो है हमारा कौन सा हिस्सा हो गया, यह बिहार का, उत्तर प्रदेश और इधर उड़ीसा का कुछ हिस्सा लिए हो गया। पर्वतीय वन जो है और कुछ मध्य प्रदेश का भी पर्वतीय वन हो गए हमारे यहाँ पे। ब्लू जो लाइन है ये पर्वतीय, जितना भी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो पर्वतीय वन हो गए, पर्वतीय वन हो गए। और उसके बाद उष्णकटिबंधीय कटीले वन हो गए, ये वाले उष्णकटिबंधीय कटीले वन। और उसके बाद ये है उष्णकटिबंधीय कटीले वन हो गए। और ये जो डैश है ये मैंग्रोव वाले हैं। तो आप देख सकते हैं भारत के किन राज्यों में कौन से वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे है हाथी तथा असम के दलदली भागों में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडे इसी वन का जंतु है। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है इसमें हाथी और गैंडे पाए जाते हैं। कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पक्षी, ये सब पाए जाते हैं। अब दूसरा जो टाइप है वन का, 5 प्रकार के वन हमको पढ़ने हैं। इसमें दूसरा टाइप है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो यहाँ पे 50 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पत्तियों को एक साथ जो है 1.5 से 2 महीने तक के लिए गिरा देते हैं। पतझड़ का एक सीजन आता है जिसमें ये सभी पेड़ जो है अपने पत्तियों से को गिरा देते हैं और पत्तियों रहित रहते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, उसके बाद नमी उपलब्ध के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा गया है। और जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी उसे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं वहाँ पे। इनका वितरण देश के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम। इन वनों की प्रमुख विशेषताएं चंदन तथा सागौन के वृक्ष हैं। बांस, साल, शीशम, खैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष हैं। जो शुष्क पर्णपाती वन हैं उन क्षेत्रों पर पाए जाते हैं जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। वृक्षों की सघनता अत्यंत कम है। इस क्षेत्र को लोगों ने बड़े पैमाने पर खेती और अन्य कार्यों के लिए वन तथा घास के मैदान साफ कर दिए। यहाँ मोटे तौर पर नीम, पीपल, सागौन, साल के वृक्ष मिलते हैं। और पक्षी जो है पर्णपाती जंगलों में खासकर पशु पक्षी पाए जाते हैं। जो सिंह है, शेर है, जंगली सुअर, ये सब पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हिरण भी है, हाथी भी है। यहाँ विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, केंचुआ आदि पाए जाते हैं। इनमें मोर भी बहुत आयत में पाए जाते हैं पर्णपाती वनों में। जो उष्णकटिबंधीय कटीले वन हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है कटीले वनों में, इसलिए ये कटीले हो जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाए जाते हैं।
इसमें जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आर्द्र शुष्क क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। और इन वनों में जो उष्णकटिबंधीय कटीले जो वन है, यहाँ पे कौन से जैसे फल जो है खजूर है, खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, यूफोर्बिया, अकेसिया के पेड़, नागफनी, कैक्टस की प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो पौधे होते हैं इनके तने मोटे हो जाते हैं, पत्तियाँ रोएदार गूदेदार होती हैं। ठीक है, पत्तियाँ वनस्पति के संयोजन का अनूठा उदाहरण। इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गधा, ऊँट जानवर पाए जाते हैं। अगला है पर्वतीय वन। जो पर्वतीय वन है, धरातल पर अक्षांश के कारण तापमान में अंतर है, उस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में तापमान प्रभावी। इस तरह धरातल पर जिस प्रकार अक्षांश के परिवर्तन से वनस्पति का प्रकार, उसी प्रकार पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ वनस्पति का प्रकार बदलता है। अब यहाँ हम देखते हैं हिमालय के निचले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, लारेल तथा चेस्टनट के वृक्ष की प्रधानता है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर वृक्ष पाए जाते हैं। इससे अधिक ऊंचाई लगभग 3600 मीटर से अधिक है पे अल्पाइन वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसमें सिल्वर फर जो हिम रेखा तथा वन रेखा के बीच घास फूलों के मैदान अवस्थित रहते हैं। हिमालय फूलों की घाटी इसका उदाहरण है। अब इस तरह से हम देख लेते हैं, जैसे जैसे हिम रेखा से निकटता बढ़ती है वृक्षों का कद घटता जाता है। तेज हवा के कारण वृक्षों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, नगण्य हो जाती है। इसका उपयोग गुज्जर, बकरवाल जैसी जनजातियां गर्मी में पशुचारण के लिए करती हैं। जाड़े में जब तापमान एकदम कम हो जाता है, ये घाटियों में उतर जाते हैं। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्तर, हिरण, खरगोश, जंगली भेड़, तिब्बती हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, घने बालों वाले बकरियां, भेड़ आदि पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जो वन पढ़ना है वो है मैंग्रोव वन। यह जो है विशेष प्रकार की वनस्पति है जो समुद्री तटीय क्षेत्र में डेल्टा एवं दलदल प्रदेशों में पाए जाते हैं। समुद्र का नमकीन जल तथा नदियों के मीठे जल द्वारा लाए गए महीने फंक एवं बालों द्वारा निर्मित दलदल एवं विशेष परिस्थिति को जन्म देते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष बहुलता से पाया जाता है। इन वृक्षों की जड़ें पानी के ऊपर तक निकलती हैं तह मानव पक्षियों के पंजे पानी में धंसे हुए हैं। यह वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदरूनी तटीय भागों में पाई जाती है। सुंदरबन प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है। इसके अलावा मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, सांप बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जो औषधीय पादप हैं, भारत प्राचीन समय से ही मसालों, जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में भिन्न भिन्न जड़ी बूटियों का समावेश रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में घरेलू नुस्खों द्वारा भी इन जड़ी बूटियों का प्रयोग कर बीमारियों को दूर करने का प्रचलन है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है। कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहते हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों को शामिल किया है। इसमें 52 पादप अधिक संकटग्रस्त हैं और 49 किस्में तो नष्ट होने के कगार पे हैं। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों को पहचान करें, यह भी एक प्रोजेक्ट है। तो चलिए अब अगला हम देखते हैं जो हमें इसमें पढ़ना है वो है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी जो है वनस्पति की ही भांति भारत वन्य प्राणियों में भी धनी है। यहाँ जीवों की 89,000 जातियाँ मिलती हैं। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। विश्व की कुल वन प्राणियों के प्रतिशत का 13% है। मछलियों का भी यहाँ 2500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो विश्व का लगभग 12%। भारत में विश्व के 5 से 8% स्तनधारी जानवर, उभयचर रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। स्तनधारी जीवों में हाथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये भारत के उष्णाद्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडा महत्वपूर्ण जानवर जो असम के दलदली क्षेत्रों में रहता है। कच्छ के रण तथा थार के मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे, ऊंट पाए जाते हैं। भारतीय भैंस, नीलगाय, छोटा मृग
ये सभी जानवर जो है पाए जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है कि हमने देखा यहाँ पे कि वन्य प्राणी है उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लगाया गया, और यहाँ पे हम देखते हैं भारत विश्व का अकेला एक देश है जहाँ पे शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। गुजरात के गिर जंगल में भारतीय सिंहों का प्राकृतिक निवास स्थान है। भारतीय बाघ का निवास स्थान पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमालयी क्षेत्र के वन प्रदेश हैं। लद्दाख के ठंडे प्रदेशों में याक पाया जाता है जो गुच्छेदार सिंगों वाला तथा बोझ ढोने वाला बैलों की तरह का पशु होता है। नदियाँ, झील, समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। पूरे विश्व में भारत ऐसा देश है जहाँ घड़ियाल पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में दीघा समुद्र तट पर विश्व के प्रसिद्ध बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं। भारत में जो है पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तोता, मोर, मैना, सारस, बत्तख, कबूतर आदि देश के वनों में आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे वन्य प्राणी नीचे ये जो बनाया गया है वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो बनाया गया है उनके अलग अलग नाम हैं और ये अलग अलग राज्यों में स्थित है। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क जो है यह कहाँ पे है? दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में है। ये सरिस्का कार्बेट नेशनल पार्क, सरिस्का भरतपुर, रणथंभौर, यह जो है रणथंभौर राजस्थान में है। इसी तरह से संजय गांधी नेशनल पार्क है। ये सारे के सारे हैं। प्रवासी पक्षी, भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में साइबेरिया सारस बहुत संख्या में भारत आते हैं। शीत ऋतु में साइबेरिया जो कि रूस में है, वहाँ से सारस पक्षी बहुत ज़्यादा आते हैं। और इनके मनपसंद स्थान गुजरात में कच्छ का वन, राजस्थान स्थित भरतपुर पक्षी बिहार तथा बेगूसराय कांवर झील के पास गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र है। अब यहाँ हम देखते हैं पटना में मोकामा का टाल क्षेत्र भी कई प्रकार के पक्षियों के निवास स्थान एवं क्रीड़ा स्थल है। हमने अपने फसलों का चयन जैव विविधता वातावरण के संदर्भ में किया। इसी तरह औषधीय पादपों का चुनाव भी प्रकृति में उपलब्ध औषधीय जड़ी बूटियों के भंडार से किया। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति में वर्तमान अनेक पशुओं में चुने गए हैं। पशुओं से हमें विभिन्न प्रकार के आहार, परिवहन, कृषि कार्य में मदद आदि प्राप्त होते हैं। अब ये हो गया परियोजना कार्य। इसके आगे का हम देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का प्रमुख कारण जो है बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव, कृषि निवास के लिए वनों के अंधाधुंध कटाई, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट जमा के कारण प्रदूषण, लालची व्यक्तियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार बनाना है। लालची व्यवसायियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। ये वनों को काटते हैं और जानवरों को मारते हैं। हमारे देश में सरकार ने पादप एवं जीवों को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश में 14 जीव मंडल स्थापित किए गए हैं। इनमें 4 की गणना विश्व के जीव मंडलों के नीचे में की जाती है। हमारे देश में 14 जीव मंडल हैं, आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनकी देखरेख सरकार के द्वारा की जाती है, और इनमें से 4 की गणना विश्व के जीव मंडलों में की जाती है, जो कि सुंदरबन है पश्चिम बंगाल का, नंदा देवी उत्तरांचल का, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी ये हो गया। 14 जीव मंडल नीचे आरक्षित जो है कौन कौन से हैं? सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेव, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग, दिबंग, डेबू, साइको, अगस्त मलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचन कमार, अमरकंटक। अब यहाँ पे देखिए 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। शेर आरक्षण, गेंडा संरक्षण, भैंसा संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण, अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, उनका क्रियान्वयन हो रहा है। इतने नेशनल पार्क है, इतने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बनाए गए हैं।
अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में लागू हुआ। भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत में कितने प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो वनस्पतियाँ जो है यहाँ पे जंतुओं का दिया है 89,000 प्रकार के। वनस्पतियाँ तो जो है 47,000 प्रकार के पाई जाती हैं। 47,000 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और ये जंतुओं का दिया है। वनस्पतिक प्रजातियाँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें यहाँ पे। भारत में तापमान चूंकि सर्वत्र पर्याप्त है, अतः की मात्रा वनस्पति के प्रकार को यहाँ निर्धारित करती है। अतः तापमान की मात्रा धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार के वनस्पति या प्राणी जीव वाले पारिस्थितिक तंत्र को विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीव वाले पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। जीवोम कहते हैं। मनुष्य भी पारिस्थितिक तंत्र का एक विशिष्ट अंग है। घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति विश्व में केवल भारत देश में पाया जाता है। देश में जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र की कुल संख्या जो है 14 है, जिसमें से 4 को विश्व में जो है कि स्थान दिया गया है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको हम लोग बाद में करेंगे, लिखने वाले हैं। इसके क्वेश्चन आंसर लिख के मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगी। तो आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।